गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। समय की शुरुआत, जो इतिहास का पहला चैप्टर है उसका हम अध्ययन कर रहे थे, और उस अध्ययन में हम एक चीज जानने का प्रयास कर रहे थे कि वर्तमान का जो मनुष्य, आधुनिक जो मानव है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। आधुनिक मानव जो रूप आप और मैं लेके बैठा हूं, क्या वास्तव में जब से इस सृष्टि के ऊपर कोई जीव आया, क्या वो इसी रूप में था, या फिर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आता चला गया। एक चीज बेटा मैंने परसों आपको बताई थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि मानव के जीवन की उत्पत्ति के परिवर्तन, कि किस तरह से पहले पृथ्वी के ऊपर कौन सा जीव आया, फिर उसके बाद में कौन सा जीव आया, और फिर धीरे धीरे किस प्रकार से उसके जीवन में या उसके शारीरिक बनावट में परिवर्तन आता चला गया। यही है मानव की उत्पत्ति, यानी मनुष्य के जीवन का विकास क्रम हम अध्ययन कर रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य का विकास क्रम कैसे हुआ। एक सवाल हमारी शंका, मेरे खुद के दिमाग में आ जाता है कि वास्तव में क्या हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार के थे। और चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया कि मनुष्य का जो विकास क्रम है वो एक चरणबद्ध तरीके से हुआ है। पहले वो जानवर के रूप में था या वानर के रूप में कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलते परिवर्तन के साथ साथ उसने एक आधुनिक मानव का शरीर धारण कर लिया। और ये बात हम कर रहे हैं आज से लाखों वर्ष पहले की, कि जब इस सृष्टि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर किसी जीव मात्र की उत्पत्ति हुई होगी। और जीव मात्र की उत्पत्ति का क्रम मैंने आपको बता दिया कि आज से लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पहले, यानी कि आज से लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पहले इस सृष्टि के ऊपर किसी जीव मात्र की उत्पत्ति हुई थी, आज से लाखों वर्ष पहले। और वो जीव मात्र था प्राइमेट। मैंने आपको बताया था बेटा, प्राइमेट यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होने वाला पहला जीव क्या था? प्राइमेट। ठीक है। और प्राइमेट जो होता था वो होता था स्तनपाई, इसके स्तन होते थे। ठीक है। और प्राइमेट जो है इसके उपसमूह में, यानी कि प्राइमेट जो मैंने बता दिया कि पृथ्वी पर आने वाला जो पहला जीव है वो प्राइमेट है। उसकी विशेषता मैंने बता दी कि वो एक प्रकार से स्तनपाई जानवर है। और इसके उपसमूह में जो शामिल है वो है वानर और लंगूर, यानी कि प्राइमेट के उपसमूह में अगर हम बात करें तो वो कौन आते हैं? वानर और लंगूर। यानी कि कहने का मतलब इनके रूप में परिवर्तन होने के बाद में ही आज का आधुनिक मनुष्य बना है। ठीक है। अब प्राइमेट की मैं आपको बता देता हूं, इसकी खासियत क्या है प्राइमेट की। प्राइमेट की पहली खासियत है कि इसके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। दूसरा है, ये जो प्राइमेट होते हैं वो बच्चे को गर्भ में पालते हैं, यानी प्राइमेट जो माताएं होती हैं, प्राइमेट जो नर मादा होती है, मादा जो होती है ना प्राइमेट, वो क्या है? अपने बच्चे को गर्भ में पालती है और उसके जन्म के बाद में बच्चे को स्तनपान करवाती है। ठीक है। यानी कहने का मतलब प्राइमेट की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं
कि सृष्टि पर आने वाला पहला जीव प्राइमेट था, और प्राइमेट के उपसमूहों में कौन कौन थे, वानर और लंगूर। और अगर हम प्राइमेट की व्यक्तिगत बात करें कि वास्तव में प्राइमेट की विशेषता क्या थी या प्राइमेट होता कैसा था, तो प्राइमेट के लिए कहा गया है कि जो प्राइमेट होता था उसके शरीर पर क्या होते थे, बाल होते थे, और जो प्राइमेट जो माताएं होती थी वो बच्चे को क्या है अपने गर्भ में पालती थी, और उस बच्चे के जन्म के बाद में उसे स्तनपान करवाती थी, दुग्ध उसको पिलाती थी। और इनके जो प्राइमेट माताएं हैं उनके शरीर पर यानी कि दूध पिलाने की जो ग्रंथियां होती थी वो होती थी। ये हो गई इसकी विशेषता, ठीक है। और प्राइमेट जो किस्म के जानवर होते थे उनके जो दांत होते थे ये हो गई बेटा प्राइमेट की विशेषता। देख लीजिए आप कि इस सृष्टि के ऊपर आज से लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट की उत्पत्ति हुई। प्राइमेट क्या होते थे, स्तनपायी होते थे, और इनके उपसमूह में कौन होते थे, वानर और लंगूर। अब प्राइमेट की विशेषता देख लीजिए कि प्राइमेट के शरीर पर क्या होते थे, बाल होते थे। प्राइमेट जो माताएं होती थी वो अपने बच्चे को गर्भ में पालती थी, बच्चे को स्तनपान करवाती थी, और इन प्राइमेट माताओं के शरीर में दुग्ध ग्रंथियां होती थी, ठीक है, जिससे वो स्तनपान करवाती थी। और जो प्राइमेट के जो दांत होते थे वो अलग अलग प्रकार के होते थे। ये हो गई प्राइमेट की विशेषताएं, ठीक है। सर आपने 360 से 260 लाख वर्ष पहले करवाया था परसों तो। 360 से बेटा 240 लाख वर्ष पहले। ठीक है बेटा, लिख लिया, उसको करेक्शन कर लेना, हो सकता है बाई मिस्टेक हो गया वो। 360 से बेटा 240 लाख वर्ष पहले। दैट्स क्लियर। यस सर। आगे चले। यस सर। ठीक है, तो प्राइमेट के बारे में हमने जान लिया है कि प्राइमेट क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसका उपसमूह में कौन से जानवर आते हैं, और इसकी प्राइमेट की प्रमुख विशेषताएं। ये पहला होगा प्राइमेट। अब इसके बाद में इसका एक उपसमूह आता है, उप समूह है। प्राइमेट का एक क्या गया, उपसमूह है, याद रखेंगे, होमोनाइड। होमोनाइड, ये देख लीजिए आप, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई होमोनाइड की वो हुई आज से लगभग 240 लाख वर्ष पहले। ये लीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन आया बेटा, प्राइमेट। प्राइमेट का अस्तित्व जैसे जैसे खत्म होता चला गया तो प्राइमेट का एक नया रूप उपसमूह सामने आने लग गया। उपसमूह कब आया हमारे सामने, आज से लगभग 240 लाख वर्ष पहले। और उपसमूह का नाम क्या था बेटा, होमोनाइड। होमोनाइड। बहुत अच्छी जानकारी है ये, आराम से इसको देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंसल्ट कीजिए, ठीक है। होमोनाइड आ गया आज से लगभग कितने वर्ष पहले, 240 लाख वर्ष पहले, ठीक है। और होमोनाइड जो होते थे वो होते थे नर वानर। नर वानर की उपजाति, जो होमोनाइड होते थे बेटा वो होते थे नर वानर की उपजाति, ठीक है। आगे चले बेटा। यस सर। ठीक है, होमोनाइड हो गया। अब इसके बाद में देखो, लगभग 56 लाख वर्ष पहले
आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले एक और उपजाति आई इसकी, होमोनिड। ठीक है, यानी कि पहले आया Yes. प्राइमेट बेटा, दैट्स क्लियर। इसके बाद में आगे परिवर्तन हुआ, देखो कैसे कैसे रूप में परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद में एक नया जीव आया, प्रजाति आई होमोनाइड। होमोनाइड के बाद में एक नई प्रजाति आई इससे मिलती जुलती, होमोनिड। कब? आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले। ठीक है, सर होमोनिड किसकी तरह थी? बेटा होमोनिड किसकी तरह थी जैसे? होमोनिड देखो मैं आपको बताता हूं, प्राइमेट था। ठीक है, प्राइमेट के रूप में परिवर्तन हुआ बेटा, देखो बदलाव। पहले प्राइमेट हुआ, उसमें धीरे धीरे बदलाव हुआ, उसके बदलाव के रूप में नया रूप आया, इसका उपसमूह होमोनाइड, जो था नर वानर की उपजाति, यानी कि जो वानर होते हैं बंदर, उसकी तरह दिखने वाले, होमोनाइड। ठीक है, फिर उस रूप में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, होमोनाइड का उपसमूह आ गया। होमोनाइड का उपसमूह कौन सा आ गया? होमोनिड। लेकिन होमोनिड के लिए कहा जाता है कि जो होमोनिड है उनका विकास होमोनाइड से हुआ है। इस प्रक्रिया से बदलाव आकर क्या बन गया? होमोनिड। एक बालक जन्म लेता है और वक्त के साथ साथ उसके शरीर में, उसके आकार में क्या होने लग जाता है? परिवर्तन होने लग जाता है। वही चीज है कि पहले प्राइमेट आया, परिवर्तन होकर होमोनाइड हो गया। अब होमोनाइड में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन के बाद में क्या बन गया? होमोनिड। ठीक है, होमोनाइड से क्या बन गया? होमोनिड। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत बेटा बता दीजिए आप। नो सर। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम मनुष्य का जो क्रमिक विकास है वो पढ़ रहे हैं कि पहले पृथ्वी पर कौन आया, उसके बाद में कौन आया, किस तरह से बदलाव होता चला गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं होमोनाइड आ गया, होमोनिड आ गया। 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड आ गया। ठीक है, और होमोनिड किसका उपसमूह था? होमोनाइड का। अब देखिए, होमोनाइड और होमोनिड, इन दोनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन था। इनमें कुछ तो समानताएं थी और कुछ बड़े अंतर पाए गए हैं। यानी कि होमोनाइड और होमोनिड में कुछ समानताएं, कुछ बड़े अंतर पाए गए हैं। यानी कि होमोनिड और होमोनाइड में कुछ तो मिलता जुलता रूप था और कुछ इनमें क्या हुआ है? परिवर्तन देखने को मिला है। अब इसको हम समझते हैं कैसे मिला है। देखिए आप, यहां मैं डाल देता हूं होमोनाइड, और ये हो गया होमोनिड। यहां पढ़ने का प्रयास करेंगे बेटा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, होमोनाइड और होमोनिड के बीच में क्या अंतर है। होमोनाइड और होमोनिड के बीच में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर क्या है कि होमोनिड की तुलना में, होमोनिड की तुलना में इसका जो मस्तिष्क होता था वो क्या होता था? छोटा होता था। पहला अंतर लिख लीजिए, छोटा मस्तिष्क। ये हो गया पहला अंतर साहब। यानी कि अब इसका छोटा मस्तिष्क हो गया तो होमोनिड का क्या हो गया? बड़ा मस्तिष्क। ये हो गया पहला अंतर बेटा। यानी कि होमोनिड और होमोनाइड में पहला अंतर क्या है? तो पहला अंतर क्या कहेंगे होमोनिड होमोनाइड में? कि होमोनिड की तुलना में होमोनाइड का जो मस्तिष्क है वो क्या है? छोटा। या ये कह सकते हैं कि होमोनाइड का मस्तिष्क तो क्या होता है? छोटा,
और होमोनिड का बड़ा। आपके पास किताब होगी, किताब में बेटा आप एक चित्र देखिए कि 4 खोपड़ियां बनी हुई है, 4 खोपड़ियों की चिन्ह है A B C D। पहली खोपड़ी अलग है, दूसरी अलग है, तीसरी अलग है, चौथी अलग है। चेहरा दे रखा है, मुखड़ा, चारों खोपड़ियों में चेहरा दे रखा है। उन चारों में ही अलग अलग डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि होमोनिड और होमोनाइड में क्या क्या अंतर है। कहने का मतलब होमोनिड का जो मस्तिष्क है वो होमोनाइड की तुलना में क्या है, बड़ा है। आप किताब में देख लीजिएगा, कंकाल है खोपड़ी सिर की, उसमें देखिए ए नंबर की जो खोपड़ी है उसका चेहरा किस प्रकार से दिख रहा है, फिर बी वाली में देखिए उसमें और उसमें अंतर दिख जाएगा, फिर सी वाली में देखिए फिर उसमें अंतर दिखेगा, और डी वाली जो खोपड़ी है वो अभी आधुनिक मानव की खोपड़ी है। वो तो अभी की वर्तमान खोपड़ी पता लग जाएगी कि इनके शरीर में या फिजिकली जो बनावट जो परिवर्तन होता गया वो किस प्रकार से होता गया है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं होमोनिड और होमोनाइड में अंतर। तो पहला अंतर मैंने क्या बताया बेटा कि होमोनिड का जो मस्तिष्क है वो तो होता है बड़ा, और होमोनिड की तुलना में होमोनाइड का जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है बेटा, छोटा होता है। आगे चले। यस सर। चले बेटा। यस सर। अब देखो होमोनाइड, होमोनाइड 4 टांगे, होमोनाइड की क्या होती थी, 4 टांगे। होमोनाइड की 4 टांगे, इन पर वो क्या चलता था, चलने का कार्य करता था। यानी कि 4 टांगों पर चलना, ठीक है। यानी कि होमोनाइड 4 टांगों के ऊपर चलता था, होमोनाइड 4 टांगों के ऊपर चलता था, ठीक है। और इसकी आगे की जो 2 टांगे थी वो लचीली थी। यानी कि दूसरा अंतर देखिए, होमोनाइड 4 टांगों पर चलने वाला जीव था और उसकी जो आगे की 2 टांगे थी वो क्या होती थी, लचीली होती थी। और अब इसका अंतर उल्टा कर दीजिए, होमोनिड 2 टांगों पर सीधा खड़ा होकर चलने वाला। ये लो, ये दूसरा अंतर आ गया बेटा। पहला अंतर तो मैंने कहा कि क्या कह दिया कि होमोनिड और होमोनाइड का अंतर क्या है कि होमोनिड की तुलना में होमोनाइड का जो मस्तिष्क है वो छोटा होता था, और होमोनाइड 4 टांगों पर, देखो परिवर्तन, ये आपके होमोनाइड है। इस समय होमोनाइड जो था वो कितनी टांगों पे चलता था बेटा, 4 टांगों। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। 4 टांगों पर। 4 टांगों पे चलता 4 टांगों पर, है ना, 4 टांगों पे चलता था यहाँ पर ये। अब देखो परिवर्तन कैसे कैसे धीरे धीरे परिवर्तन हुआ मनुष्य की उत्पत्ति में। यहाँ 4 टांगों पे चलता था और आगे चलकर ये अब कितनी टांगों पे चलने लग गया, 2 टांगों पर और सीधा खड़ा होकर चलने लग गया। और होमोनाइड कैसे चलता था, 4 टांगों से, जो उसके हाथ रूमी जो बने हुए थे हाथ की जैसे, उसको भी वो क्या समझता था, टांगे, और 4 टांगों से वो चलता था। लेकिन परिवर्तन के साथ साथ होमोनिड जब आया तो होमोनिड अपनी तरह सीधा खड़ा होकर 2 टांगों पर चलने वाला जीव था। तो ये दूसरा अंतर हो गया कि होमोनाइड 4 टांगों पर चलने वाला जीव था और ये 2 टांगों पर सीधा होकर चलने वाला जीव था। होमोनाइड की जो आगे की जो 2 टांगे थी वो क्या होती थी, लचीली होती थी, ताकि क्योंकि होमोनाइड क्या होता था, पेड़ों पर रहता था। अब पेड़ों पर रहता था तो उसकी आदत क्या थी, पेड़ों पे चलने की थी, कूदने की थी, तो वो अपनी 4 टांगों को क्या करता था, यूज में लेता था। इसीलिए ये अंतर हो गया इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में इन दोनों के जो पंजे होते थे, यानी कि होमोनिड हो या होमोनाइड, इन दोनों के जो पंजे होते थे उन पंजों में भी क्या था, अंतर था। तो ये इसमें अंतर पता लग गया, 3 बड़े अंतर हमें पता लग गए।
कि एक तो होमोनाइड का जो मस्तिष्क होता था होमोनिड की तुलना में क्या होता था, छोटा, और होमोनिड का मस्तिष्क बड़ा। और जो आपके होमोनाइड है वो 4 टांगों पे चलने वाला जीव था, और होमोनिड है वो 2 टांगों पर चलने वाला जीव था। होमोनाइड का आगे वाला जो 2 टांगे होती थी वो क्या होती थी, लचीली होती थी, और सर इनके जो क्लियर दोनों नहीं दिख पंजे, रहा, हाँ बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा, बेटा आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या? सर धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है, हाँ धुंधला दिख रहा है बेटा। किस जगह धुंधला दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, होमोनाइड में और होमोनिड में अंतर क्या है। होमोनिड का जो मस्तिष्क होता था वो तो होता था बड़ा, और होमोनाइड का छोटा, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर मैंने बताया कि होमोनाइड था वो 4 टांगों पे चलने वाला जीव था, ठीक है, और उसका आगे वाला जो हिस्सा होता था, आगे वाली जो 2 टांगे होती थी वो लचीली होती थी। इसके विपरीत होमोनिड 2 टांगों पर सीधा खड़ा होकर चलने वाला जीव था। समझ में आया? यस सर। हाँ, और इनके जो पंजा है वो भी क्या है, अलग होता था। यानी कि इनके जो पंजे होते थे हाथों के, वो दोनों पंजे क्या है, अलग होते थे। उन पंजों में क्या होता था, अंतर होता था। ठीक है बेटा, यस सर। आगे चले। यस सर। ठीक है, अब देखो होमोनिड जो होमोनिड थे, इनका जो उद्भव हुआ वो हुआ अफ्रीका में। मैं ये कहूंगा कि अधिकांश इस सृष्टि पर आने वाला जो जीव, पहला जीव था, उसकी उत्पत्ति भी अफ्रीका से ही मानी जाती है। यानी कि इस सृष्टि पर उत्पन्न होने वाला पहला जो जीव था, इसकी उत्पत्ति भी कहां की मानी जाती है, अफ्रीका की ही मानी जाती है। अब देखो, होमोनिडो का जो उद्भव है वो अफ्रीका में हुआ है। उसके 2 साक्ष्य हैं, 2 प्रमाण। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि होमोनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ है? तो इसके 2 साक्ष्य भी दिए कि ये 2 ऐसे साक्ष्य हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि होमोनिड जो थे उनका उद्भव कहां हुआ, अफ्रीका में हुआ है। पहला लिखो, ये साक्ष्य हो गया। यानी कि क्वेश्चन कर लिया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि होमोनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि अफ्रीका का एक वानर होता है एप, अफ्रीकी वानर, अफ्रीकी वानर एप, अफ्रीकी वानर एप। जो अफ्रीकी वानर है एप, उसका जो समूह है वो बिल्कुल होमोनिड से मिलता है। सर होमोनिड या होमोनाइड? होमोनिड, होमोनिडो से, ठीक है, होमोनिडो से मिलता है। यानी कह सकते हैं कि जो अफ्रीकी वानर एप है उसका समूह है होमोनिडो से बहुत गहराई से मिलता जुलता है या उससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। पहला साक्ष्य, यानी कि अफ्रीकी जो एप वानर है ना, वो और होमोनिड वो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। तो जिससे पता लग जाता है कि जो होमोनिड है उनकी उत्पत्ति भी कहां से हुई है, अफ्रीका से हुई है। और देखो दूसरा है जो प्राचीन होमोनिड जीवाश्म है, दूसरा है प्राचीन होमोनिड जीवाश्म। यानी कि जीवाश्म की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जीवाश्म क्या है, कि इस पृथ्वी पर जो भी पेड़ पौधे हड्डियां हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या होती है, कार्बन की मात्रा
होती है और उसमें से वो पत्थर बन जाता है, चट्टान का रूप ले लेता है और उनको खुरेद कर उसमें से कार्बन की मात्रा निकाल लेते हैं और तब पता लगा लेते हैं कि ये हड्डी किसकी है, ये कितनी साल पुरानी है। तो जो प्राचीन होमोनिड जो प्राचीन होमोनिड था उसके जो भी अंश थे, चाहे हड्डियां हो या जो कुछ भी हो, वो जो थी वो थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के वंश की, यानी कि दूसरी खासियत क्या बताई मैंने कि जो प्राचीन होमोनिड जीवाश्म है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के हैं, ये पता लग जाता है। या और ऑस्ट्रेलोपिथिकस है वो भी आज से 56 लाख वर्ष पहले थे। ठीक है, यानी कि मेरा यहां पर समझाने का तरीका यही है यहां पर कि जितने भी होमोनिड हम पढ़ रहे हैं होमोनिड के बारे में, उनकी उत्पत्ति कहां की मानी गई है। तो इतिहास ये कहता है कि होमोनिडों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से मानी गई है, अफ्रीका से। अब अफ्रीका से मान तो ली, लेकिन उसके साक्ष्य दीजिए, आप सबूत दीजिए कि ऐसे क्या सबूत है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि होमोनिडों की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका से हुई है। तो पहला सबूत क्या दिया उन्होंने कि जो अफ्रीकी वानर था एप, वो बिल्कुल होमोनिडो से मिलता जुलता था और उसका जो इतिहास है या उसके जो संबंध है वो किससे जुड़ा हुआ है, होमोनिडो से जुड़ा हुआ है। दूसरा, जो प्राचीन होमोनिड जो मर गए, उनकी हड्डियां दब गई, पत्थर का रूप ले लिया, चट्टान का रूप ले लिया, और जब उनको खोदा गया, उन हड्डियों को खुरेचा गया, तो उसमें जो कार्बन की मात्रा मिली है जीवाश्म में, उन जीवाश्मों के जो मिलते जुलते थे वो किससे मिलते जुलते थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहां का था, अफ्रीका का। तो इसका ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोनिड, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोनिड कहने का मतलब ये है कि एक ही उपसमूह के सदस्य हैं, एक ही उपसमूह के, इसलिए कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, अफ्रीका में हुई है। ठीक है बेटा, यस सर। समझ में नहीं आ रहा, आ गया। आ रहा है बेटा समझ में, यस यस सर। सर। ओके। यानी कहने का मतलब हम होमोनिडो के बारे में पढ़ रहे हैं, होमोनिड की उत्पत्ति कहां हुई है, उत्पत्ति के सबूत क्या है, वो सारी चीजें हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक शब्द आ गया है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो भी विद्वान है अपने, वो ज्यादातर लातिन भाषा का उपयोग करते थे, लातीनी भाषा, लातीनी भाषा। यानी कि जो भी हमारे इतिहासकार है, जो इतिहासकार पुरातत्वविद है, वो इन चीजों का जो पता लगाते थे वो अधिकतर कौन सी भाषा में लिखते थे, लातीनी भाषा में। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है वो भी लातीनी भाषा से ही बना है। ठीक है, जो देखो कौन से दो शब्द से मिला है, ऑस्ट्रल, पहला शब्द तो है ऑस्ट्रल, ठीक है, और दूसरा शब्द है इसका पिथिकस। ऑस्ट्रल और पिथिकस, इन दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बना बेटा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिणी, याद रखेंगे, ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी, और पिथिकस का मतलब होता है वानर। यानी कौन सा वानर, दक्षिणी वानर। दक्षिणी वानर। ठीक है बेटा, यस सर। समझ में आ गया। यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से क्या तात्पर्य है, तो बेटा आप क्या कहेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस लातीन भाषा से बना है, लातीनी भाषा से। लातीनी भाषा का शब्द है ऑस्ट्रल और पिथिकस, जिसमें ऑस्ट्रल का मतलब तो क्या है, दक्षिणी। दक्षिणी, और पिथिकस का मतलब
वानर। वानर, बंदर, देखो दक्षिणी बंदर, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब क्या हो गया, दक्षिणी वानर। और होमोनिड भी कौन से है, वानर के रूप में ही है, मैंने बताया था बंदर के रूप में होमोनिड है। और होमोनिड और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो एक ही जाति के उपसमूह है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब हो गया आपके दक्षिणी वानर। लिख लीजिए आप इसको, आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस सर। नहीं लिखते, लिखते हैं। लिखते हो ना? यस सर। अब देखो, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो मानव का आधा रूप है, आध रूप। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आध रूप है, आधा रूप, यानी कि मनुष्य की तरह दिखने वाला रूप, आधा रूप, जिसकी विशेषता अब हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो विशेषता है वो आपको मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो होमो की तुलना में इसका जो मस्तिष्क होता था वो अपेक्षाकृत छोटा होता था। यानी कि होमो जो है, होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क है वो क्या होता था, छोटा। यानी कि होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क है वो क्या होता था, छोटा होता था। और इसके जो पिछले वाले दांत होते थे, पिछले दांत बड़े होते थे। यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क है होमो की तुलना में क्या होता था, छोटा। और इसके जो पीछे वाले दांत है, आप देखिए, आप अपना जबड़ा देखिए, अपने जबड़े में पीछे के जो दांत होते हैं वो आगे की तुलना में बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े। बड़े हैं ना? यस सर। हाँ, तो इसके जो दांत होते थे पिछले वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, वो क्या होते थे, बड़े होते थे। और इसकी जो हाथों की दक्षता होती थी वो होती थी सीमित। हाथों की दक्षता सीमित, यानी हाथों में इतनी ताकत नहीं थी, इसके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि जिनको वो यूज ले सके, उसका ज्यादा उपयोग कर सके। तो ये इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, कि होमो की तुलना में इसका मस्तिष्क छोटा होता था और इसके जो पीछे वाले दांत होते थे वो क्या होते थे, बड़े होते थे। हाथों में इतनी ताकत नहीं होती थी, हाथों में इतनी दक्षता नहीं होती थी। ठीक है? यस सर। और ये सीधा चलना नहीं जानते थे, सीधा नहीं चल सकते थे। जैसे आज का आधुनिक मानव अपन सीधा चलते हैं ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधा नहीं चल सकते थे। सीधा नहीं चल सकते थे। और सीधा नहीं चलने के पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अधिकांश समय कहां पर बीतता था, पेड़ों के ऊपर। ये एक वजह हो गई बेटा, कि पेड़ों के ऊपर ज्यादा यूज लेने से वो सीधा होकर चल नहीं पाया। आप पेड़ों पे जाते हैं बेटा, बिना हाथ के सहारे पेड़ों पे चढ़ जाएंगे क्या? नो सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना हाथ के सहारे हम पेड़ों पे चढ़ जाएं, नहीं हो सकता। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या होता था, ज्यादातर पेड़ों पे रहता था। अब उसका आगे वाला हिस्सा भी पेड़ों के ऊपर काम आ रहा है, पैर भी उसके काम आ रहे हैं, तो उसको कभी मौका ही नहीं मिला कि वो सीधा होके खड़ा होके चल सके। क्यों? क्योंकि उसका अधिकांश समय कहां पर बीतता था, पेड़ों के ऊपर बीतता था। ये उसकी विशेषता हो गई ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, कि वो सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता था। क्यों? क्योंकि उसका अधिकांश समय कहां पर व्यतीत होता था, पेड़ों के ऊपर। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलोपिथेकस की विशेषताएं बेटा। पहला विशेषता मैंने क्या बताया, कि होमो की तुलना में उसका जो मस्तिष्क था वो छोटा होता था। ठीक है? उसके बाद में उसके जो पिछले वाले दांत होते थे वो क्या होते थे, बड़े होते थे। साथ में उसके हाथ क्या थे, इतने कमजोर थे कि पूरी तरह से दक्ष नहीं थे कि किसी चीज को यूज कर ले या किसी चीज का निर्माण कर ले।
ठीक है, हाथों की दक्षता कमजोर थी और उसके बाद में वो सीधा खड़ा होकर नहीं चल पाता था। क्यों? क्योंकि उसका जो अधिकांश समय है वो कहां पर व्यतीत होता था? पेड़ों के पेड़ों पर। पर। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ठीक है, उसके बाद में देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में और कुछ है कि उसका आगे का जो भाग होता था, आगे के जो अवयव होते थे, आगे के जो अवयव है वो क्या होते थे? लंबे होते थे। हाथ लंबा होता था ताकि आसानी से वो पकड़ ले, या आगे का हिस्सा जो होता था वो क्या होता था? लचीला होता था ताकि उनको वो सही ढंग से पेड़ों के ऊपर चल सके या इधर उधर हो सके। ठीक है, और उसकी जो हड्डियां होती तो वो मुड़ी हुई रहती थी। हड्डियां क्या होती थी? मुड़ी हुई रहती थी। और उसके बाद में उसके जो जोड़ होते थे वो भी घुमावदार होते थे। जोड़ जोड़ घुमावदार होते थे। ये हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले हुई। ठीक है, अब दक्षिणी वानर इसको कहा जाता है लातीनी भाषा में। सर वापस से बताना, हाँ बेटा, ये लास्ट वाली 2 लाइन है ना, 2 विशेषताएं वापस बताना। बेटा लास्ट वाली 2 विशेषताएं बताऊं? हाँ लिखिए। इसके आगे के जो अवयव होते थे वो लंबे होते थे। आगे वाले जो अवयव, आगे के जो अंग, चाहे उसकी छाती हो या उसके दोनों हाथ हो, वो क्या होते थे? थोड़े लंबे होते थे। आगे के अवयव लंबे होते थे और हड्डियां मुड़ी हुई रहती थी और घुमावदार होती थी। हड्डियां मुड़ी हुई और घुमावदार होती थी। हड्डियां मुड़ी हुई और जोड़ घुमावदार होते थे। सर हो गया? हो गया बेटा? यस सर। तो ये हो गया। अब देखो 2 मिनट का टाइम और रह गया आपके। मैंने बताया पहले आया प्राइमेट। देखो दोबारा से मैं बता देता हूं। प्राइमेट, उसके बाद में क्या आया? होमोनाइड, फिर उसके बाद में होमोनिड। ठीक है बेटा, होमोनिड के साथ साथ में एक और चीज क्या आई थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, यहां तक अपने पढ़ लिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बेटा होमोनाइड के भी 3 अंश थे, ये भी 56 लाख वर्ष और ये भी 56 लाख वर्ष। जल्दी से कर लीजिए आप। अब होमोनिड को भी 3 भागों में बांटा है। याद रखेंगे, होमोनिड को 3 भागों में बांटा हुआ है। होमोनिड 3 भागों में बटा हुआ है। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, इसका कार्यकाल बताया है 22 से 25 लाख वर्ष पहले। ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, इसका 8 लाख वर्ष पहले। और तीसरा है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, इसका बता रखा है बेटा। अगर टाइम आउट हो जाए ना तो जाना मत, मैं वापस लाइव आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले क्या आ गया? प्राइमेट। प्राइमेट आया सबसे पहले। हमने पढ़ा प्राइमेट की उत्पत्ति कब से थी? 360 से 240 लाख वर्ष पहले। ठीक है, हो गया। उसके बाद में होमोनाइड आ गए 240 लाख वर्ष पहले।